ये है जेकब्स वेल, सरफेस पे दिखने वाला एक सिंपल ब्लू ओपनिंग, बट इन रियलिटी ये एक मैसिव अंडर वाटर केव है जो रफली 1.5 किलोमीटर लंबी है। इन द मिडल ऑफ डाइव साइट, रिवर बेड पे एक सिंपल एंड ब्यूटीफुल केव विद क्रिस्टल क्लियर वाटर। कितना फैसिनेटिंग है, राइट? बट इसमें जंप करते हुए यू विल रियलाइज इट्स होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से होली ऑपोजिट है। जिस केव ने अकेले 9 लोगों की जान ली, अलग अलग वक्त पे। एंड दैट्स वाई ये कंसिडरेबली ना सिर्फ सेंट्रल टेक्सास की डेंजरस केव बन जाती है, बल्कि डेडलीस्ट केव साइट बन जाती है पूरी दुनिया की। एंड यस, मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कुछ हॉरिफाइंग एज वेल एज इंटरेस्टिंग स्टोरी जो लिटरली मेरे लिए शॉकिंग थी। 1976 20 दोस्तों का ग्रुप जेकब्स वेल के पास एक कैंप लगाते हैं और वो प्लान करते हैं जेकब्स वेल के अंदर डाइव करने का। अनलाइक अदर्स, क्योंकि कोई इसके अंदर जाता नहीं एक्चुअली में। स्पेशली ये 3 लोग, केंट मॉर्पिन, मार्क ब्रैशियर और थर्ड जो मोए। केंट मॉर्पिन का सिंपल प्लान था, वो इसके रियल गहराई को टच करना चाहते थे, वो भी आधी रात में। रात में डाइव करने का लॉजिक था कि रिवर पूरी खाली होगी और कोई इन्हें अंदर वेल में जाते हुए देखेगा भी नहीं। इंटरेस्टिंगली जेकब्स वेल एक लार्ज अंडरग्राउंड एक्यूफर से कनेक्टेड है, नोन एज ट्रिनिटी एक्यूफर। बेसिकली एक्यूफर एक पोरस रॉक या सेडिमेंट का लेयर होता है जो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर और ट्रांसमिट करता है, और इसकी वजह से जेकब्स वेल में 640 लीटर वाटर पर सेकंड सप्लाई होती है। और यही कारण भी है जेकब्स वेल के इतने क्लीन होने का। इन जनरल मोस्टली लोग इस एरिया के रिवर में स्विम करते हैं, ना कि इसके अंदर जाकर। कोई इसके अंदर नहीं जाता क्योंकि पानी के फास्ट फ्लो के कारण कोई इसके अंदर जा भी नहीं पाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ वाटर करंट स्लो होने लगी है और अब इन तीनों के लिए इसके अंदर जाना पॉसिबल था। एंड ऑल्सो यू नो, ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक नेचर होती है, वो क्यूरियस होते हैं, उन्हें जानने हैं कि इसके अंदर क्या है, और लोग अंदर जाने से अपने आप को रोक भी नहीं पाते और फिर केव का रेप्यूटेशन खराब हो जाता है। एनीवे 11:30 आधी रात में मार्क, केंट, जो जेकब्स वेल में एंटर होते हैं और अपनी पहली डाइव की शुरुआत करते हैं। केंट और मार्क दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस डाइवर थे, प्लस वो जेकब्स वेल में ऑलरेडी कई बार डाइव कर चुके थे, तो इन्हें आगे आने वाले खतरे से कोई डर नहीं था और वो इसकी गहराई की तरफ आगे बढ़ रहे थे। 25 फीट नीचे इन्हें इनका सामना केव के पहले चेम्बर से होता है। देखो, जेकब्स वेल एक्चुअली बना है नीचे जाते हुए बहुत सारे रूम्स और चेम्बर से, जो कि प्रोग्रेसिवली छोटी होती जाती है जितनी गहराई में जाई जाए। पहले 25 फीट गहराई के बाद वहां एक स्मॉल कॉरिडोर आता है वेस्ट की तरफ, जो कनेक्ट होता है एक दूसरे बड़े चेम्बर से। एंड अगेन वर्टिकली 55 फीट नीचे जाने पर एक थर्ड हॉरिजॉन्टल चेम्बर आता है, और ये रूम वंस अगेन नीचे जाती है डायगोनली अराउंड 75 फीट गहराई में। और यहाँ से असल चैलेंज शुरू होता है। थर्ड और फोर्थ चेम्बर के बीच में एक नैरो ओपनिंग है 15 इंच की, जिसमें जाने के लिए तुम्हें एक्चुअली अपने टैंक को रिमूव करना पड़ेगा और फिर टैंक को आगे की तरफ करके होल में जाना होगा। हॉरिफाइंग चीज यह है कि इस ओपनिंग के आगे क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन केंट ने इस पर अलग अलग बातें सुन रखी थी। कुछ लोग कहते हैं कि आगे सिर्फ एक डेड एंड है और दूसरे लोग कहते हैं कि वहाँ एक बड़ी चेम्बर है। और केंट को यह बात भी पता था कि एटलीस्ट 4 डाइवर्स ऑलरेडी गए हैं उसे एक्सप्लोर करने, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौट पाए। लेकिन केंट उन लोगों में से नहीं था जो ऐसे चीजों से डर जाए, और एक बड़ी चेम्बर होने की प्रोबेबिलिटी इसके लिए बहुत ही अपीलिंग थी। वो देखता है कि दोनों आगे छोटी सी ओपनिंग की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और सरप्राइजिंगली दोनों बिना किसी हेजिटेशन के अपने गियर को उतारना भी शुरू कर देते हैं और टैंक को उस होल में डालने लगते हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह था कि उनके पास कोई बैकअप लाइट भी नहीं था, ना सेफ्टी लाइन था, और ना ही ये क्लियर था कि उनका प्लान क्या है, क्योंकि इसके बारे में पहले कभी डिस्कशन हुआ भी नहीं था। और जब तक जो उसके जगह पर पहुंचता है, दोनों फोर्थ चेम्बर में जा चुके थे और वो दोनों के लाइट के जस्ट एक ग्लिम्स को ही देख पाता है, और फिर दोनों गायब हो जाते हैं जैसे कि वो वहां कभी मौजूद ही नहीं थे। जो फुल्ली शॉक में था क्योंकि केंट और मार्क ने स्टील के टैंक्स पहने हुए थे, जिनकी एयर कैपेसिटी एल्यूमिनियम टैंक्स के कंपैरिजन में कम होती है, जो ने पहने हुए थे, और ऊपर से वो ज्यादा गहराई में जा रहे थे, जिसका सिंपल मतलब था कि वो और तेजी से एयर कंज्यूम करने वाले हैं। और जल्द ही इसे रियलाइज होता है कि इसकी एयर ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाली है, यानी नीचे दोनों की सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी होगी। आखिर में वो ये कर सकता था कि वो अपने डाइव नाइफ को बाहर निकालता है और उसके नॉन शार्प एज से एयर टैंक में हिट करता है ताकि साउंड की रेट हो। और जब तक इसका एयर टैंक फुल्ली खाली नहीं हो जाता, वो अपने लाइट को निकालता है और फोर्थ चेम्बर में जाने वाली नैरो ओपनिंग में फेंक देता है, ताकि शायद उन दोनों को इससे सिग्नल मिल सके और वापस आ जाए, किस्मत अच्छी रही तो। और इसके बाद वो टर्न होके सरफेस पे वापस चला आता है। सरफेस पे जाते हुए जो श्योर नहीं था कि वो दोनों अभी जिंदा होंगे भी या नहीं, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद इसे ये क्लियर हो जाता है कि अब रेस्क्यू मिशन नहीं होगी, बल्कि बॉडी रिकवरी मिशन शुरू होगी। इंटरेस्टिंगली बॉडी रिकवरी मिशन में भी रेस्क्यूअर के साथ बहुत बुरा होने वाला था, एक डबल ट्रेजेडी। ये है डॉन डिबल, एक फॉर्मर नेवी डाइवर और केव डाइविंग एक्सपर्ट,
और इस बॉडी रिकवरी मिशन को ये लीड कर रहे थे। लेकिन जब तक वो जेकब्स वेल के पास आए तो पूरा अंधेरा था और डॉन का पहला थॉट यही था कि वो सुबह होने का इंतजार करे। इसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक पर्सन को रिकवर करने का बेहतर टाइम वही रहेगा कि दिन के उजाले में किया जाए, राइट। बेसिकली वो डेड पर्सन को एक्स पर्सन कहकर रेफर करता था ताकि रेस्क्यू में वो अपने आप को उस रियलिटी से अलग कर सके कि वो पर्सन अब जिंदा नहीं है। हालांकि जब डॉन डिबल और उसकी टीम जगह पर पहुंचती है तो उससे पहले ही एक पर्सन मार्क और केंट को खोजने नीचे जा चुके थे। सो एक्चुअली उसका नाम किसी रिपोर्ट में मेंशन नहीं है तो उसका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बहुत ब्रेव था, लिटरली बहुत ब्रेव। उसने बैक टू बैक 2 बार नीचे चेंबर में डाइव की 19 मिनट की, क्योंकि लगातार ऐसे बैक टू बैक डाइव करना बहुत डेंजरस होता है। वो एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन इसे मार्क और केंट के कोई भी साइन नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन तब तक इसने डिकम्प्रेशन सीखने डेवलप कर लिया था एंड दैट्स वाई इसे रिकम्प्रेशन चेंबर जाना पड़ता है रिकवरी के लिए। और ये चीज ये भी शो करता है कि रेस्क्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सी, ये डाइव प्लानिंग टेबल रिप्रेजेंट करती है कि एक डाइवर कितनी गहराई में कितनी देर तक रह सकता है और कितने समय बाद आपको दोबारा डाइव पे जाना चाहिए। जैसे कि आप 140 फीट की गहराई में सिर्फ 8 मिनट तक स्टे कर सकते हो। उसके बाद डिकम्प्रेशन सिकनेस के चांसेस हाईली इंक्रीज हो जाते हैं एंड देन आपको डिकम्प्रेशन स्टॉप लेकर धीरे धीरे ऊपर जाने होंगे। एंड वो उस डाइवर ने 2 बार डाइव किए थे बैक टू बैक बिना रेस्ट लिए एंड देन उसे डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाता है, बट ही वॉज रियली ब्रेव। एनीवे, बैक टू स्टोरी। रेस्क्यू मिशन के इंचार्ज डॉन डिबल स्टिल अनश्योर थे नीचे कंडीशन को लेकर, सो वो 2 डाइवर्स को नीचे भेजते हैं। लेकिन सैड पार्ट ये थी कि उसकी बॉडी तो मिलती नहीं, प्लस 4 चेंबर में जाने वाली ओपनिंग कंप्लीटली बंद हो गए थे और भी छोटे छोटे पत्थरों से। नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे डॉन और उसकी पूरी रेस्क्यू टीम जेकब्स वेल में एंटर करते हैं और डाइव करके 4 चेंबर के पास आ जाते हैं और वो चेंबर के एंट्रेंस के पत्थरों को क्लियर करना शुरू करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे हो रहा था बिल्कुल उल्टा। जितना पत्थरों को वो हटाते तो और भी पत्थर स्लाइड करके वहां आ जाते और उसकी जगह ले लेते। घंटों की मेहनत के बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस होती है। हालांकि स्टिल स्पेस बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी डॉन और उसकी रेस्क्यू टीम पूरी चेंबर 4 में एंटर कर जाती है बिना कोई हेजिटेशन के। एंड थैंकफुली इसमें जाने से पहले इसने ऑलरेडी सेफ्टी लाइन लगा दिया था फॉर सेफ्टी पर्पसेस ऑब्वियसली। एंटर होते ही वो सबसे पहले चेंबर 4 के सीलिंग के ऊपर की तरफ जाते हैं देखने कि कहीं वहां दोनों की बॉडीज फ्लोट तो नहीं हो रहे। लेकिन स्टिल वो दोनों की बॉडीज वहां नहीं थी, दोनों के कोई भी साइन नजर नहीं आ रहे थे। और डॉन फिर अपने प्रेशर गेज को चेक करता है और इसे पता चलता है कि इसके पास 10 मिनट की एयर और भी बची है। सो वो 4 चेंबर के एक और फुल राउंड मारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे सिर्फ कुछ ही पत्थर दिख रहे थे और इससे ज्यादा वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था। एंड सडनली डॉन को एक चीज रियलाइज होती है कि इसके मूवमेंट और पानी के करंट के कारण ऊपर सीलिंग के पत्थर हिल रहे हैं और गिरने वाले हैं। और जब तक इसे इस बात का क्लियर रियलाइजेशन होता है वो पत्थर इसके ऊपर गिर चुका था। इसके टॉर्सो, इसके दोनों आर्म्स दोनों पत्थर में अटक चुके थे और वो वहीं फंस जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था और वो भी पानी के अंदर 140 मीटर की गहराई में। एंड जस्ट इन ए सेकंड पूरा एरिया सिल्टेड आउट हो चुका था। इसके आर्म्स टोटली फंस चुके थे एंड दैट्स वाई इसके हाथ से सेफ्टी लाइन छूट जाती है और ना ही वो अपने साथ वाले डाइवर को इसकी सिग्नल दे पा रहा था। एंड एज आई सेड पूरा पानी सिल्टेड था तो वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था। थैंक गॉड डॉन डिबल एक्सपर्ट था और वो इस सिचुएशन में भी शांत रहता है, लेकिन वो ये फील कर पा रहा था कि इसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ रहे हैं जब वो एनर्जी लगा रहा है पत्थर को हटाने में। आई मीन इसे होता ही है कि वो अब और ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा था। एंड हॉरिफाइंगली एक मोमेंट आती है जब वो सांसें लेता है तो उसके रेगुलेटर से कोई एयर नहीं आती। दूसरी बार ट्राई करता है फिर भी कोई एयर नहीं आती और इन पैनिक वो रेगुलेटर को मुंह से निकाल देता है और आसपास के पानी को पीने लगता है। और जब वो ये चीज रियलाइज करता है कि वो क्या कर रहा है, वो झटका देता है पत्थर को और सरप्राइजिंगली झटका इतना वायलेंट था कि इसकी वजह से इसके दोनों आर्म्स फ्री हो जाते हैं। थैंकफुली उसी मोमेंट में इसके टीममेट कैल्विन यहाँ आ जाते हैं और इसके मुंह में स्पेयर टैंक के रेगुलेटर को लगा देते हैं और फिर वो अब प्रॉपर सांसें लेता है। और ये इसका दूसरा बड़ा गलती था क्योंकि इसने एयर को इतना डिस्परेटली इनहेल किया था कि वो एयर के कुछ हिस्से इसके स्टोमक में चला जाता है लंग्स में जाने की बजाय। क्योंकि डॉन डिबल ने नीचे 140 फीट की गहराई में हवा को इनहेल किया था, राइट। और वहां के गहराई के प्रेशर की वजह से एयर कंप्रेस्ड होता है, राइट, यानी उसका वॉल्यूम छोटा होता है। और जिस तरह से डॉन और कैल्विन बैकआउट कर रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो डॉन के स्टमक के एयर की प्रेशर कम हो रहे थे और वो एयर एक्सपैंड होने लगता है। और जब तक वो जेकब्स वेल के सरफेस पे पहुंचता है, डॉन के स्टोमक के एयर की वॉल्यूम 5 गुना ज्यादा हो गया था और ऐसा लग रहा था लाइक वो एक 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी हो। हालांकि उसने अपने मुंह से हवा को बाहर लाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा था। वो अब तक दर्द में चिल्ला रहा था और फिर डॉन की सर्जरी होती है ब्रूक मेडिकल हॉस्पिटल में। इसका स्टोमक इतना एक्सपैंड कर गया था कि वो रप्चर हो गया था, इसके पेट में होल हो गया था, यू नो। और डॉक्टर सर्जरी के बाद अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने स्कैल्पेल से डॉन के स्टोमक को काटा
तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने एक बास्केटबॉल को कट किया हो और वो बॉल तुरंत डिफ्लेट हो गया। और जब तक डॉन हॉस्पिटल में था तो यहाँ केंट और मार्क की खोज जारी थी और इस मिशन को लीड कर रहे थे डॉन ब्रॉड। दोनों के नाम सिमिलर है काफी। एंड एज आई सेड, तब तक केव की मैपिंग नहीं हुई थी, तो किसी को एक्चुअली पता नहीं था कि केव कितना गहराई है और आगे कितना चेम्बर आता है। तो ब्रॉड का प्लान सिंपल था कि वो 4 चेम्बर से भी आगे जाएंगे 5th चेम्बर में, जहां अभी तक कोई नहीं गया है। शायद केंट और मार्क वहां होंगे। बट द थिंग इज, जब ब्रॉड जेकब वेल के चेम्बर 4 के एंट्रेंस के पास जाता है तो चेम्बर 4 में जाने का रास्ता बंद था। वहां बड़े बड़े पत्थर थे जिसे हटाना कंपलसरी था अंदर जाने के लिए, क्योंकि देखो केव की मैप इस तरह थी, तो जो भी केव में पत्थर होता था वो डायरेक्ट स्लाइड करके यहीं एंट्रेंस के पास आ जाता था और सिंपली इन्हें वो सारे बड़े और एवरेज साइज के पत्थर हटाने होंगे अंदर जाने के लिए। एंड आई डोंट नो कि डॉन की टीम शुरू में चेम्बर 4 में कैसे चले गए थे इतना इजीली, लेकिन अब क्लियरली इम्पॉसिबल था अंदर जाना बिना पत्थर को हटाए हुए। 20 से ज्यादा डाइवर्स अंदर ये काम में लगे थे। सभी पत्थरों को बोड़े में बंद करते हैं और ऊपर रस्सी से खींचने का काम करते हैं। ये आसान काम नहीं था जितना लग रहा था, और शुरू में ये लग रहा था कि ये 1 या 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये करते हुए पूरा हफ्ता निकल जाता है। और हफ्ते के आखिर में हेज काउंटी पार्क डिपार्टमेंट, वहाँ की रेस्क्यू टीम, केंट के फादर और शहर के लोगों के बीच में टेंशन बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तक डाइव कंपनी के पास पैसे खत्म हो चुके थे और भी आगे रेस्क्यू करने के लिए। केंट और मार्क दोनों मर चुके थे और एक रेस्क्यूअर डिकम्प्रेशन सिकनेस का शिकार था, और दूसरा प्रोफेशनल डाइवर डॉन डिवल के पेट में होल हो गया था। और अब रेस्क्यू टीम के पास पैसे नहीं थे आगे की रेस्क्यू के लिए। वे लोग डोनेशन लेना शुरू करते हैं, लेकिन स्टिल वो इतने पैसे नहीं थे कि आगे का रेस्क्यू हो पाए। इन्हें कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए था और इन्हें वो मिलता भी है। तो स्टोरी में एंट्री होती है शेफर डाइविंग कंपनी की। ये एक दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते थे, और इंटरेस्टिंगली इसके पास मल्टीपल एडवांस इक्विपमेंट थे रेस्क्यू के लिए। इस कंपनी के ओनर लेविस शेफर की तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आती है। वो मीडिया में कहते हैं, इट्स इजी, हम केंट और मार्क को इजिली निकाल लेंगे। और अब ऐसा लग रहा था, या इट इज पॉसिबल नाउ। ये कंपनी के पास एक अलग अपना पूरा रेस्क्यू टीम था, साथ में बड़े बड़े एडवांस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग रिकम्प्रेशन चेम्बर, लार्ज वैक्यूम, लाइक वो उससे जेकब वेल के अंदर पत्थरों को सक करके इजिली बाहर निकाल सकते थे। वो नीचे चेम्बर 4 के एंट्रेंस के पास पूरा सेटअप करते हैं, जहाँ एयर सप्लाई सिस्टम था और 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम भी पॉसिबल था। वो पत्थरों को हटाने के लिए फीलिंग नेट बाइक का भी यूज करते हैं, जिससे पत्थर ऊपर की तरफ इन्हें इजी वे फ्लोट करके चला जाता है। और ये ऑपरेशन का कॉस्ट $5000 से शुरू होता है, सिर्फ सारे इक्विपमेंट को अंदर ले जाने में, सेटअप करने में। और ये मिशन के हर दिन का खर्चा $2500 पड़ रहा था। लेविस की टीम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये काम वो 2 या 3 दिन में कर देंगे, लेकिन इन्हें ये एक बात पता नहीं था कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि केव के सरफेस, जो साइड की दीवारें होती है, वो लूज पत्थर से बना था। तो जरा भी मूवमेंट होता तो वो गिर जाता और स्लाइड करके इन द एंड वो वही एंट्रेंस के पास आ जाता। एंड अगेन सिचुएशन पहले जैसी हो जाती। और रिकवरी मिशन के 5वें दिन 2 बड़े बड़े बोल्डर्स वहां आकर गिर चुके थे और इसे यहां से हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। फॉलोइंग दैट, लुइस शेफर के राइट हैंड मैन विल राइट, जो डाइव साइट के इंचार्ज थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि उनके पास अब पैसे खत्म हो चुके हैं, वो अब और फ्री में रेस्क्यू नहीं चला सकते, किसी को इसके पैसे देने होंगे। मल्टीपल डिस्कशन होते हैं और सभी लोग ये कंक्लूजन पे आते हैं कि अब मार्क और केंट को बाहर निकालने का रास्ता कोई भी नहीं है। दोनों के बॉडीज को वहीं छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए। बेसिकली केंट और मार्क को जेकब वेल ने निगल लिया था, वो अब कभी वापस नहीं आने वाले थे। दोनों के अंदर गए हुए 12 दिन बाद आखिर में इस रिकवरी मिशन को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। हफ्ते बाद डॉन डेवल हॉस्पिटल से रिकवर हो जाता है और वो वापस जेकब वेल में जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और फ्यूचर में वहां कभी ऐसा दोबारा हादसा ना हो तो उस जगह में एक सर्टेन हाइट पे मेटल ग्रेट लगाते हैं और उस पूरे एरिया को लॉक कर देते हैं, और एक साइन बोर्ड भी लगाते हैं जिसमें लिखा होता है, यू कांट कीप अस आउट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके 4 साल बाद फिर से 2 लोगों की मौतें होती है वहीं पे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा प्रोबेबली। एनीवे, यहाँ से 21 साल के बाद फाइनली केंट के बॉडी के रिमेन्स वहां वेल में मिल जाते हैं, वो भी बहुत आसानी से, जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जेकब वेल की मैपिंग करने गए थे तब। एंड राइट नाउ अगर प्रेजेंट की बात करें तो जेकब वेल स्टिल पब्लिकली ओपन है और इसके अंदर जाना एक सर्टेन डेप्थ तक अलाउड है, और अगर उससे फर्दर गहराई में जाना है तो परमिट लेनी होगी। और अगर आप एक एक्सपीरियंस डाइवर हो और समवॉट कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप चेंबर 4 में जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप शायद कभी दोबारा सरफेस को ना देख पाओ।